हेलो दोस्तों भारत के ग्रेटेस्ट रूलर्स के अगले भाग में हम आ गए हैं आपके सामने सबसे महान राजपूत शासकों में से एक वीर और बहादुर भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में वीडियो को लेकर। उन्हें एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्हें अपनी पूरी ताकत से मुस्लिम आक्रमणकारियों का विरोध करने का श्रेय दिया जाता है। तराइन की दूसरी लड़ाई में उनकी हार को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है, क्योंकि इसने मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए भारत के उत्तरी हिस्सों पर शासन करने का द्वार खोल दिया था। दोस्तों, पृथ्वीराज का जन्म 1166 ईसा में गुजरात में चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर हुआ था। उन्होंने 16 साल की उम्र में राजगद्दी संभाली और उसी समय से अपनी विजय यात्रा भी शुरू कर दी। अपने चरम पर पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में माउंट आबू की तलहटी तक फैला हुआ था। पृथ्वीराज विजय पोयम के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं में महारत हासिल थी। एक अन्य काव्य पृथ्वीराज रासो का दावा है कि पृथ्वीराज गणित, चिकित्सा, इतिहास, सैन्य, चित्रकला और धर्मशास्त्र सहित कई विषयों पर पारंगत थे। पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजया दोनों बताते हैं कि पृथ्वीराज धनुर्विद्या में भी पारंगत थे। अन्य मध्ययुगीन जीवनियां भी बताती हैं कि पृथ्वीराज चौहान अच्छी तरह से शिक्षित थे और बचपन से ही बुद्धिमान थे। एक बच्चे के रूप में पृथ्वीराज को युद्ध में गहरी रुचि थी और इसलिए वह बहुत कम उम्र में ही कुछ सबसे कठिन सैन्य कौशल को सीखने में सक्षम हो गए। उनके साम्राज्य में राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और आधुनिक समय के दक्षिणी पंजाब शामिल थे। प्रशासन पर पूर्व नियंत्रण संभालने के तुरंत बाद 1180 में पृथ्वीराज चौहान को कई हिंदू शासकों जैसे कि उनके कजन नागार्जुना, पड़ोसी किंगडम भरानकास ने, गुजरात के चालुक्यास, कन्नौज के गढ़वालाज ने इत्यादि ने चुनौती दी, जिन्होंने चौहान राजवंश पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश की। इनमें से नोट करने लायक युद्ध है गढ़वाल साम्राज्य के शक्तिशाली राजा जयचंद्र से पृथ्वीराज रासो की। लेजेंड के अनुसार पृथ्वीराज जयचंद्र की बेटी संयोगिता को साथ लेकर भाग गए थे, जिससे दोनों राजाओं के बीच प्रतिद्वंदिता हुई। यह प्रतिद्वंदिता बाद में पृथ्वीराज चौहान के लिए घुरीड्स के खिलाफ उनकी विजय में बेहद महंगी साबित हुई। दोस्तों, आगे बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के जीवन के 2 बड़े युद्धों के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के पूर्ववर्तियों को इस्लाम राजवंशों के कई हमलों और छापों का सामना करना पड़ा था। 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर इस्लामी राजवंशों ने कब्जा कर लिया था। इन दिनों गजनवी ने मुल्तान के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके पतन के बाद इन दूर दराज की भूमियों पर स्वतंत्र राजपालों का शासन था। दोस्तों, मोहम्मद गौरी के अधीन घुरीड्स का उदय बेहद तेजी से हुआ। गौरी ने 1175 ईसा में मुल्तान पर आक्रमण किया, जब पृथ्वीराज चौहान अभी बच्चे ही थे। उसके बाद 1778 ईसा में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और चौहान साम्राज्य की सीमाओं से होकर गुजरा। गुजरात के सोलंकियों के हाथों अपनी हार के बाद गौरी ने अपनी सेना को मजबूत किया और 1191 ईसा में भारत वापस आ गया। और इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान भी गुजरात के सोलंकियों के साथ शांति संधि के बाद उत्तर की ओर विस्तार कर रहे थे। 1190-91 ईसा के दौरान गौरी ने चौहान क्षेत्र पर आक्रमण किया और तबरे हिंद पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसे तुगलक के काजी जियाउद्दीन के अधीन रखा। जब पृथ्वीराज को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने दिल्ली के गोविंद राजा सहित अपने सामंतों के साथ तबरे हिंद की ओर प्रस्थान किया। दोनों शासक 1191 ईसा में तराइन की पहली लड़ाई के लिए मिले और तबरे हिंद की घेराबंदी के 12 महीने के बाद गौरी अंततः पृथ्वीराज चौहान की संग से हार गया। दोस्तों, गौरी ने हारने के बाद दया की भीख मांगी और दयालु और राजा होने के नाते पृथ्वीराज ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया। गौरी भाग गया और भारत पर फिर से हमला करने के लिए एक मजबूत सेना इकट्ठा की। पृथ्वीराज ने गौरी के साथ पहली लड़ाई को एक सामान्य सीमा लड़ाई के रूप में लिया, इसलिए उन्होंने गौरी के भविष्य के हमलों के खिलाफ पश्चिमी सीमा को मजबूत नहीं किया
और पड़ोसी राजपूत राज्यों के खिलाफ युद्धों के परिणाम स्वरूप अंततः उन्होंने अपने सहयोगियों को भी खो दिया। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गढ़वाला के शक्तिशाली राजा जयचंद्र के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता भी उनके संग के लिए एक झटका थी। गौरी ने बीते वक्त में एक सुसज्जित सेना इकट्ठी की और जम्मू के विजयराज की सहायता से मुल्तान और लाहौर के रास्ते चौहान साम्राज्य की ओर 1,20,000 की सेना के साथ मार्च किया। गौरी जानता था कि हिंदू योद्धाओं में केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध करने की प्रथा है, इसलिए उसने अपनी सेनाओं को भागों में बांट दिया और धोखे से सुबह के समय हमला कर दिया जब राजपूत सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। दोस्तों, गौरी की विस्तृत और चतुर योजना के कारण दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गौरी से हार गए। पृथ्वीराज ने स्वयं घोड़े पर बैठकर भागने की कोशिश करी, लेकिन उनका पीछा किया गया और सरस्वती किले के आसपास उन्हें पकड़ लिया गया। इसके बाद गौरी के मोहम्मद ने कई हजार रक्षकों को मारने के बाद अजमेर पर कब्जा कर लिया, कई अन्य को गुलाम बना लिया और शहर के मंदिरों को नष्ट कर दिया। दोस्तों, जैन विद्वान मेरुतुंगा की प्रबंध चिंतामणि में यह भी कहा गया है कि पृथ्वीराज ने अपनी हार के बाद अपने धोखेबाज मंत्री से बदला लेने के लिए उसके कान कटवा दिए, जिसने घुरीद आक्रमणकारियों को अपने शिविर तक पहुंचाया था। दोस्तों, और भी कई मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि गौरी ने पृथ्वीराज को पकड़ लिया था और बंदी बना लिया था, जबकि कुछ लेखों से पता चलता है कि वह युद्ध में मारे गए थे, जबकि कुछ स्रोतों से संकेत मिलता है कि उन्होंने अजमेर से घुरीद जागीरदार के रूप में शासन किया, लेकिन बाद में साजिश से देशद्रोह के आरोप में 1192 में उनकी हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज चौहान की जागीरदारी का सिद्धांत इस तथ्य से समर्थित होता है कि उनके द्वारा जारी सिक्कों पर एक तरफ अपना और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी का नाम था। हालांकि दोस्तों, एक बहुत ही परिचित लोक कथा है कि पृथ्वीराज चौहान ने मित्र चंद्रबदाई की मदद से गौरी को मार डाला था। पकड़े जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को गर्म लोहे से अंधा कर दिया गया। ध्वनि के आधार पर लक्ष्य को भेदने की पृथ्वीराज चौहान की प्रसिद्ध कला यहाँ काम आई और माना जाता है कि उन्होंने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मार डाला था। गौरी को मारने के बाद दुश्मनों के हाथों मौत से बचने के लिए पृथ्वीराज और चंद्रबदाई ने एक दूसरे को मार डाला। हालांकि इस दावे का कोई समर्थन करने के लिए कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। साथ ही साथ कई मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि गौरी ने पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को अजमेर की गद्दी पर बिठाया। पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने गोविंदराज को गद्दी से उतार दिया और उनके पैतृक साम्राज्य के एक हिस्से पर पुनः कब्जा कर लिया। गोविंद राजा रणथंभौर चले गए, जहां पे उन्होंने जागीरदार शासकों की एक नई चौहान शाखा की स्थापना करी। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की विरासत के बहुत से इंस्क्रिप्शंस हैं। दिल्ली में अब खंडर हो चुके किला राय पिथौरा किले के निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज को भी जाता है। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के उदय से पहले भारत के अंतिम हिंदू शासक के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी वीरता सदियों से चली आ रही लोक कथाओं और कहानियों में अंकित है। दोस्तों, ये थी हमारी वीर राजा पृथ्वीराज चौहान जी को लेके एक छोटी मगर बेहद ही रोचक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। बाय दोस्तों।